थैंक यू भाई, थैंक यू बहुत बहुत यार, थैंक यू भाई। अभी जस्ट स्टार्ट करने से पहले एक बच्चे का और मैसेज आ गया, 84 उसके भी आ गए हैं एसएफएम में। टाई हो गया टॉप पे। अब देखो रेंज और टूटती है कि नहीं। नो डाउट यार, बढ़िया लगता है जब इस तरह का रिजल्ट आए ना, फाइनल में 80s में करें तो मज़ा आता है। चलो जी, डिस्कशन शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है ना भाई, देखो इसकी अगर हम बात करें तो ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। और यदि दो जगह है जहाँ से आप इसे समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। एक तो भाई जो स्टूडेंट मतलब कि जिन्होंने क्लासेस ले रखी है उनके पास ड्राइव में है। बाकी जी यूट्यूब पे भी ये अलग से मतलब कि अवेलेबल है। मैं इस वीडियो का जब यूट्यूब पे अपलोड करूंगा तो उसका लिंक भी दे दूंगा। बट फिर भी आप लोगों ने जिन्होंने मेहनत की अभी एटलीस्ट देखो आंसर चेक करना तो आप लोगों का बनता है कि भाई क्या है। तो जिन बच्चों ने अटेम्प्ट किया जी वो प्लीज़ चेक करें कि उनकी एनपीवी इतनी आ रही है। 577.36। हाँ जी। हेलो। फर्क आ रहा है? हाँ, अबे तूने किया था अटेम्प्ट? पहला क्वेश्चन आया आंसर बेटा एग्जैक्ट? काफी फर्क है। चलो मैं एक ना वैसे तो तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि इसमें मैं डिस्क्रिप्शन में इधर लिंक डाल दूंगा उस लेक्चर का भी। एक बार तो थॉरली दोबारा सुन लेना। बाकी थोड़ा जो ओवरव्यू मैं तुम्हें अभी भी इसका दे देता हूँ कि चलो ठीक है जी, हम एक बार देख तो लें होता क्या है। इसमें एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है जो सोच रही है कि एक मशीन इंस्टॉल की जाए जिससे वेस्ट की प्रोसेसिंग करके, मतलब एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कुछ वेस्ट राइज होता है, ਉਹਦੀ मैन्युफैक्चरिंग करके एक मार्केटेबल प्रोडक्ट बनाया जाए। ये थीम है। एट प्रेजेंट वेस्ट इज रिमूव्ड by a contractor for a disposal on a payment of 150 लाख पर एनम फॉर नेक्स्ट 4 years। जैसे इन्होंने सोचा ये है कि जो एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है ਉਹਦੇ अंदर एक वेस्ट राइज हो रहा है, उसकी सॉर्ट ऑफ रिसाइकलिंग करके प्रोडक्ट बनाना है। तो इससे पहले क्या चल रहा है कि उस वेस्ट को डंप करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्टर लगाया गया जो 150 लाख रुपीस पर एनम चार्ज करता है। तो अगर आप वेस्ट की रिसाइकलिंग शुरू कर देते हैं, उससे कोई और प्रोडक्ट बनाते हैं, तो सीधे आपके 150 लाख पर एनम बचेंगे। पहला पॉइंट तो ये था। केस स्टडी वाला कैपिटल वेस्टिंग क्वेश्चन है, लेंथी वाला। अब कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट कैन बी टर्मिनेटेड अपॉन द इंस्टॉलेशन ऑफ अफोरसेड मशीन ऑन द पेमेंट ऑफ कॉम्पोजिशन और 90 लाख रुपए बिफोर प्रोसेसिंग ऑपरेशन स्टार्ट। अब वो कॉन्ट्रैक्टर है जिसे काम दिया होगा कि उसने ये वेस्ट यहाँ से उठाना है, डंपिंग तक ले जाना है। अब हम उसे कहेंगे भाई वेस्ट तो हमें चाहिए, इससे हमें प्रोडक्ट बनाना है, तो तेरी ज़रूरत नहीं है, जा भाई। वो कहेगा भाई मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करते वक्त वो जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की कह लो डैमेजेस देनी पड़ती हैं, पेनल्टी देनी पड़ती है, वो 90 लाख थी। ये 90 लाख आपके एंगल से, क्योंकि आपने इस कंपनी के एंगल से सोचना, आपके एंगल से एक आउटफ्लो है। क्योंकि जैसे ये सेविंग दिख रही है आपको कि चलो ये डंपिंग का खर्चा बचेगा, ऐसे 90 लाख आउटफ्लो भी दिखना चाहिए। बाकी उसने ये कहा है कि ये कंपनसेशन अलाउ नहीं होगी एज डिडक्शन फॉर टैक्स पर्पस। मतलब कि इस पे कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो जिन बच्चों ने किया एटलीस्ट वो ये चेक करें कि भाई उन्होंने इसे आउटफ्लो की तरह दिखाया हुआ जीरो पीरियड पे जैसे यहाँ दिखाया गया। बोलो भाई। हाँ, इतना तो आपने किया होगा ना। और जो आपने जो सेविंग्स वगैरह दिखाई होंगी कि भाई आपने ये बचाया इतना, 150 150 लाख, ये भी दिखाया होगा। हर साल आपका इतना सेविंग हो रहा है। चलो जी, और थोड़े पॉइंट डिस्कस करते चलते हैं। नीच हाँ जी। किस चीज़ को? हाँ वो तो चलो देखो ना, अगर आप इस एंगल से चलते हो, ये सेविंग्स आ गई, फिर टैक्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट, तो इसके बाद भाई जितना इससे सेविंग होएगी उससे टैक्स भी बढ़ेगा ना, क्योंकि आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन, ये काफ़ी कुछ है। मतलब फाइनल जड़े सी फैट्स हैं वो बनाने इसके इतने आसान नहीं है, काफ़ी कैलकुलेशनें इसने उलझा रखी हैं। मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताता चलता हूँ। आगे आता है जी, मशीन रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट द प्रोसेसिंग विल कॉस्ट 600 लाख। कहते हैं इसकी मशीन 600 लाख की आएगी। उसको आप लोन में रीपे करेंगे 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट कमेंसिंग फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, जिस पे इंटरेस्ट 14% है। एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर द मशीन कैन बी सोल्ड फॉर दिस मच। फिर उसकी डिसमेंटलिंग और रिमूवल कॉस्ट भी है। बाकी जो प्रोडक्ट बनना है उसकी सेल और डायरेक्ट कॉस्ट बता रखी थी 4 साल में क्या होगा, जिसमें काफ़ी कुछ था। फिर डेप्रिसिएशन एज पर आईटी रूल रखी हुई थी। ये ध्यान रखना कि जो डेप्रिसिएशन पे टैक्स बेनिफिट मिलता है वो वही डेप्रिसिएशन होती है जो इनकम टैक्स रूल्स के अकॉर्डिंग हो। तो ये उसके अकॉर्डिंग ही दी हुई थी।
फिर इनिशियली स्टॉक ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ प्रोसेसिंग कितना है, स्टॉक लेवल कितने कितने मेंटेन करने हैं, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। और एक ये पॉइंट बहुत अच्छा है, इस पे कई बच्चे पिछले अटेम्प्ट्स में भी डाउट पूछते रहते हैं, जब से क्वेश्चन आया। स्टोरेज ऑफ मटेरियल विल यूटिलाइज द स्पेस विच वुड हैव बीन अदरवाइज रेंटेड आउट फॉर 30 लाख पर एनम। ये क्या कह रहा है भाई, क्या होगा? मतलब कि मतलब कि जब आप इस प्रोजेक्ट को शुरू करेंगे ना, उसके लिए मटेरियल रखने के लिए एक जगह चाहिए होगी भाई। वो जगह आपकी वैसे किराए पे दी जा सकती है, वो आप 30 लाख रुपए पर एनम पे किराए पे दे सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली वो स्पेस आपकी यूज होनी है। तो इनकम टैक्स के एंगल से ना बेसिकली यहाँ से आपकी इनकम कम होएगी, लॉस ऑफ रेंट है ये। देख रहे हैं कि नहीं? इसके अंदर जैसे इन्होंने लिखा हो ना, जैसे ये देखो ये चीज कि टैक्सेबल प्रॉफिट निकालते हो, तो अब इंस्टीट्यूट ने यहाँ वर्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यूज कर दिया है। सिर्फ लॉस ऑफ रेंट यूज कर लेते सही था, क्योंकि जो इनकम टैक्स को बहुत डीपली आप पढ़ते हैं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वहाँ डिडक्शन नहीं होती। अगर हम ये मान के करें कि भाई देखो वो गोडाउन है हमारा, किराए पे दिया हुआ है, ये काम शुरू कर लिया, किराया आना बंद, तो इनकम टैक्स के एंगल से इतनी इतनी इनकम कम हो जाएगी। वर्डिंग की कई बार डाउट लिए कई बच्चों ने, अभी रिसेंटली भी मेरे को आपके बैच में से एक बच्चे ने पूछा था कि ये यार अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिखा हुआ तो टैक्स के एंगल से कैसे लेस हो गया। तो इसे आप लॉस ऑफ रेंट ही माने, कि आप ये अज्यूम करें कि वो स्टोर किराए पे दिया हुआ था, ये प्रोजेक्ट शुरू हो गया, अब वहां से किराया आना है बंद, तो इनकम टैक्स के एंगल से आपका प्रॉफिट डिप करेगा। फिर लेबर में भी अच्छे पॉइंट्स हैं। डिटेल तो बेटा तभी है कि अगर आप वो आधे पौने घंटे की वीडियो तकरीबन इस पे पढ़ी है या आपका लेक्चर है वो आप देखें। अब जो आप लोगों ने ट्राई किया, मैं उनके लिए थोड़ा बहुत कर रहा हूँ यार, ताकि वो ये देख सकें कि यार उनका प्रॉफिट आया था ये वाला जितना ये दिखा रहा है, ए माइनस बी जो ये दिखा रहा है, इतना प्रॉफिट आया था बेटा? लग नहीं रहा। अच्छा। यार वैसे तो इसके करने का तरीका भी अजीब है ना, जब बंदा आप करता है तो बंदा ये 150 लाख की जड़ी सेविंग हुई है ये भी तो ऊपर ही ले लेगा सेल के साथ। बोलो ही समझ रहे हो, एक ही बार टैक्स लगाएगा। अब ये क्या करता है, यहाँ पहले पैट निकालता है, फिर उसके बाद ये जो सेविंग है इस पे टैक्स यहाँ लगाता है। देख रहे हैं कि नहीं? फिर वो आपके इंक्रीमेंटल प्रॉफिट्स को यहाँ से उठाता है, ये इंक्रीमेंटल प्रॉफिट उठाए हुए हैं ये वाले, डेप्शन ऐड बैक करता है, इतना उलझाने वाला सोल्यूशन है। फिर टैक्स फिर माइनस करता है। इससे अच्छा भाई तू पैट ही उठा ले, उसमें डेप्शन ऐड कर लियो। तो आपने किसी ने एज ही प्रेजेंटेशन किया या अपने स्टाइल में किया? हाँ, तो आप फाइनली फिर आंसर यहाँ पे कंपेयर करें, जेड़ा आपका सारी लोन की रीपेमेंट टैक्स लगने के बाद होनी है, इतना कैश फ्लो आया फर्स्ट ईयर का। शाबाश, गुड यार, वाकई एफर्ट है। क्योंकि देखो, जब आप अपने स्टाइल में करोगे कितना चेंज आएगा, वैसे तो उधर भी मैंने पूरा डिस्कस करा रखा है। यार हम लोग क्या करेंगे, हम कहेंगे भाई ये 150 लाख भी ऊपर ही ले लो, पहले इसमें इसे भी आने दो इनकम में यहाँ पे ऊपर सेविंग को, फिर उससे प्रॉफिट वैसे ही बढ़ के आ जाएगा, इकट्ठे टैक्स लगा लेंगे। टैक्स लगने के बाद डेप्शन ऐड बैक करवा देंगे एक ही बार। बस फिर एक पॉइंट रह जाएगा, लोन की जो रीपेमेंट है। लोन की रीपेमेंट बेटा जी, प्रिंसिपल अमाउंट जो लोन का रीपे होता है ना, उसको एक्सपेंस नहीं माना जाता, कैपिटल नेचर की पेमेंट है वो। तो पहले कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकाल लो, फिर उसके बाद प्रिंसिपल की रीपेमेंट लेस कर लेना। बाकी जिनको नहीं था या जिन्होंने रिवाइज ही नहीं किया हो, तो मैं सच बताऊं तो ऐसा क्वेश्चन पेपर में बिना पहले किए हुए पंगे लेने भी नहीं चाहिए। इसके लिए फिर आप एक बार लेक्चर दोबारा देखें और आगे बढ़ते हैं। जो मिस्टेक्स हुई हैं वो एक बार आप चेक करना। अगला क्वेश्चन बेटा आपने किया हुआ है, बट ये थोड़ा या कह लो फिगर्स बदली हैं, डाटा बदला है। जैसे ही कोल्ड मशीन है, या तो उसे मॉडिफाई करके रखा जा सकता है, याद है, या उसकी जगह न्यू ली जा सकती है। ये तो अटेम्प्ट किया होगा पक्का। इसके तो पहले आंसर ही देखेंगे कि होपफुली सब ठीक हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी। तो एनपीवी देखो जी, मॉडर्नाइजेशन या मॉडिफिकेशन की इतनी आई है, नई मशीन ऑप्शन की इतनी आई है किसी के पास ये आंसर्स? शाबाश विशाली, और बच्चे? अबे, आयुष, हाँ जी, क्या निकाल ली? ओ यार ये तो ऐसी आती होती है, असाइनमेंट में भी ऐसी ही है, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन वर्सेस न्यू मशीन वाली जड़ी ऑप्शन है, आपने इन दोनों की नेटिंग कर दी क्या? मॉडिफाइड वर्सेस न्यू, कि भाई हम मॉडर्नाइज करें या उसको रखें। तो ये कितना आया फिर आपका दोनों का नेट? 50, ये तो एक नेगेटिव हुआ और एक पॉजिटिव है, कितना आया तुम्हारे पास नेट? हाँ जी,
हाँ, नेगेटिव आ रहा होगा उतना। ठीक है मैं समझ गया। जैसे हमने मॉडिफाइड वर्सेस न्यू किया था ना, उस तरीके से। बाकी इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर किस हिसाब से पूछा गया है, और जो चेंजेस हैं वो भी देख लेते हैं। जनरल मैनेजर ऑफ मेरी लिमिटेड इज कंसिडरिंग द रिप्लेसमेंट ऑफ 5 year old machine equipment. The company has to incur excessive maintenance cost on the equipment. The equipment has a written down zero written down value, मतलब zero WDV है भाई. It can be modernized at a cost of 140, enhancing its economic life to 5 year. Equipment could be sold for 30,000 after 5 year. ये चीज़ है कि आप इसे मॉडर्नाइज कर लो, 5 साल चलेगी, 30,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है। मॉडर्नाइजेशन वुड हेल्प इन मटेरियल हैंडलिंग एंड रिड्यूसिंग दिस लेबर वगैरह, ये वो जो आगे आप देखेंगे। अनदर ऑल्टरनेटिव है कि भाई नई मशीन खरीद लो और उसकी लाइफ 5 year है, सैलवेज इतनी है। न्यू मशीन इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर एफिशिएंट। ठीक है जी। और ये उसमें बताया हुआ था कि देखो जी, एग्जिस्टिंग में हमारा इतना खर्चा आ जाता है, मॉडर्नाइज कर लेते हैं तो इतना होगा, इसके बजाय नया खरीद लेते हैं तो और कम हो जाएगा। देन पी फैक्टर दिए हुए हैं, डेप्रिसिएशन मॉडर्नाइज की इतनी, न्यू की इतनी, ये तो इतनी इतनी आई होगी सबकी। हम्म बाकी इसमें ये मैं असाइनमेंट से जो कंपेयर करूं तो एक पॉइंट इसमें ये वाला है कि उसमें उस मशीन की ना प्रेजेंट सेल वैल्यू होती है, याद है? कि जो उसे कुछ मॉडर्नाइज ना करो तो वो बिक जाती है, उसकी कुछ वैल्यू होती है। इसमें वो चीज़ नहीं है, देख पा रहे हो? मतलब एग्जिस्टिंग हालात में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बाकी इन्होंने किया क्या, इन्होंने एग्जिस्टिंग के साथ मॉडर्नाइजेशन को कंपेयर किया। ओ यार, एग्जिस्टिंग के साथ न्यू को कंपेयर किया, अब कौन आ रहा है भाई? आ जाओ भाई। एग्जिस्टिंग के साथ फिर इसको कंपेयर किया न्यू को। हम लोगों ने क्या किया हुआ, हमने उसमें मॉडर्नाइजेशन वर्सेस न्यू कर रखा है, याद है? तो उसमें क्या क्या बेनिफिट आएंगे वो सारा इन्होंने पूरा डिटेल में सॉल्व किया। पहले इन्होंने ये दिखाया कि अगर हम मॉडर्नाइज करते हैं तो इतना कैश फ्लो आएगा, और अगर हम नया खरीदते हैं तो इतना कैश फ्लो आएगा। वैसे तो ये तरीका ज़्यादा आसान है, नेटिंग नहीं करनी पड़ रही। इसमें खर्चा आपका 140 है मॉडर्नाइज करने में, इसमें आपका खर्चा है 350। फिर उसके बाद जी सेल्वेज वैल्यू 30,000, न्यू की 60,000। इसमें इन्होंने दिखाया कि मॉडर्नाइज कर लो एग्जिस्टिंग मशीन को तो ज़्यादा फायदा, क्योंकि जब आप नहीं खरीदते हो तो नेगेटिव हो जाता है। अब अगर आप मॉडर्नाइजेशन वर्सेस न्यू करके नेगेटिव आंसर लाते हो, उसका मतलब भी ये है कि इंस्टेड ऑफ मॉडर्नाइजिंग अगर आप परचेज करते हो तो वाइबल ऑप्शन नहीं है। फाइनल आंसर तो आपका भी यही होगा कि कंपनी शुड मॉडर्नाइज। बोलो ही। हम्म तो ये ना, ये एक बार एंड पढ़ लेना कि ऐसा कुछ तो नहीं लिखा होगा कि स्पेशली इसी तरीके से सॉल्व करो। देखो जी, एंड में तो ऐसे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ, शुड दी कंपनी मॉडर्नाइज इक्विपमेंट, और हाँ यहाँ से थोड़ा है, क्योंकि जो इंक्रीमेंटल एनपीवी ऑफ न्यू मशीन टाइप पूछता तो बात थोड़ी सी और हो जाती। जैसे इन्होंने स्पेशली मॉडर्नाइज और बाय कह दिया है, बट फिर भी इंक्रीमेंटल अप्रोच में आंसर तो दिया जा सकता है। अब भाई इसके आसपास आंसर आ गए हैं सबके? कुणाल भाई आप, क्या चीज़? चेक चेक कर लो बेटा, फिर तुम्हारे सामने ही है सारा। सी फैट चेक करो, सी फैट चेक करो, इतना ही है। फिर उसके बाद पी फैक्टर लगाने हैं। आउटफ्लो देख लेना। हाँ भाई, सिली मिस्टेक थोड़ी जी अवॉइड करें। चलो कोई बात नहीं। बाकी जी अगला वो प्रोजेक्ट एनपीवी पे जो वेरिएशन आए वेरिएबल्स में तो क्या असर होता है वो बोला था। इधर पहले स्टार्ट तो बहुत सिंपल होता है, पहला पार्ट तो सबका वही होगा। तो एक्स इज कंसिडरिंग इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन विद फॉलोइंग डिटेल्स। इसमें एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट तो सबका आया होगा, ये मैं अब पहले सीधा आंसर ही बता दूं, ये बस। चलो भाई, यहाँ तक हो रखा है तो आगे का बताऊं कि आगे कैसे चलना। एनपीवी इतना आना चाहिए। आया हुआ? हाँ जी। बोल दो भाई, नहीं आया तो डिस्कस करते हैं। हेलो। नहीं आया? कमाल है यार, ये तो कैसी नलक्कों वाली बातें। चलो आओ, कोई बात नहीं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1400 करोड़ है, ठीक है। सेल यूनिट आपके जी 100 करोड़ है। सेलिंग प्राइस ये है, ये वेरिएबल कॉस्ट है, कॉन्ट्री आ गया। टोटल कॉन्ट्री ऐसे आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट माइनस कर लो, डेप्शन माइनस कर लो, फिर टैक्स टुक्स लगा के ऐड बैक कर दो। 4 साल की सिर्फ लाइफ है। तो फर्स्ट अगर अब नहीं आया तो हमें चेक तो करना पड़ेगा सी फैट को। सेलिंग प्राइस ये, कॉन्ट्री ये, नंबर ऑफ यूनिट बताया आपको, फिक्स कॉस्ट माइनस डेप्शन माइनस
नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया 1300 करोड़। आपने कुछ और बनाया हुआ क्या? 1300 करोड़ ही है। 1300 करोड़ पे लगा दिया जी टैक्स। देन उसके बाद मेरे को लगता है यहाँ कोई गड़बड़ इनकी है। इन्होंने डेप्शन ऐड बैक नहीं कर रखी शायद। हाँ ये तो भाई फिर इसमें गलती है आरटीपी में, चलो उसमें तो फिर बच्चों का कसूर नहीं है। डेप्रिसिएशन तो ऐड बैक करनी पड़ेगी। एक मिनट हम, हाँ जी पूछो जी पूछो। हाँ हाँ जी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो में आएगी। इनिशियल, हाँ जी। नहीं डेप्शन तो कैलकुलेट करके दी हुई है ना, उसी में थोड़ा पंगा है, वो चेक कर रहे हैं। क्योंकि इन्होंने लिखा है। हाँ, हाँ जी। सर वही तो मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ दी हुई है ना 200। आप अपनी कैलकुलेट करोगे तो फिर कैसे होगा जब क्वेश्चन में दी। हाँ सर बिल्कुल सारी बातें डिस्कस होंगी, चिंता ना करो, पर पहले जो मुद्दा इस वक्त है ना वो ये है कि ये कैश फ्लो 910 लेके हुए हैं, तो इनसे मिलना तो हमारा कुछ है नहीं है। क्योंकि यहाँ डेप्शन तो पहले ऐड होनी चाहिए थी। हर चीज डिस्कस करेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो। देखते हैं ना क्वेश्चन में कुछ है जी इन्फॉर्मेशन, कुछ ये तो नहीं कि भी लिखा हुआ है जहाँ मिस कर रहे हो। फॉलोइंग इज द इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी, फॉलोइंग डिटेल, डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट रेट, टैक्स रेट। ना ना ये तो फिर आईसीआई है टिपिकल। पहले तो डेप्शन 200 करोड़ की पादी जड़ी वो नॉर्मल वे में निकलेगी नहीं कि 1400 करोड़ माइनस जीरो डिवाइड बाय 4 करके डेप्शन ही कुछ और हो जाएगी। फिर वो डेप्शन ऊपर से ऐड बैक भी नहीं की। चलो कोई नहीं, मैं सोर्स आरटीपी भी बता दूंगा कि किस में से ये पिक हुआ था, ताकि वहां भी आप देख लें कि हो सकता है उधर कोई चेंज कर दें वो बाद में। आप अपने वे में चलो। आपने कैसे किया था ये बताओ भाई। आपका कैश फ्लो कितना आया हुआ ये बताओ। हाँ वो तो चलो पंगा ये है ना कि डेप्शन यहाँ लिख के दी हुई है, वो तो वही माननी पड़ेगी ना। अब वो पता नहीं किस हिसाब से निकाली है, कोई 4 साल की लाइफ जो जीरो मोटाइजेशन करो फिर तो 350 आता। फिर एंड में कैपिटल लॉस बच जाना है, जे इस हिसाब से डेप्रिशिएट करते हैं। चलो जी एक चेंज तो यहाँ करते हैं कि डेप्शन ऐड बैक तो करेंगे। उसके बाद ये वाली चीज चेंज हो रही है, ये कितनी हो जाएगी भैया आपकी 1110। हाँ इसके ऊपर फैक्टर लगेगा, ठीक है आप चलते रहो, क्योंकि देखो सेम चीज पेपर में भी आती है, तो वहां भी तो इसको टैकल करना सीखना पड़ेगा ना। फिर उसके बाद क्या हो सकता है कि या तो पेपर में वो लिख दे कि इग्नोर कैपिटल लॉस वगैरह, तो बात लग गया। वो यहाँ लिखा नहीं हुआ। एंड में इसकी फिर आरबी काफी बच जाएगी कि 1400 में से आपकी डेप्रिसिएशन तो इतनी हो गई। कितनी आरबी बच गई? 600। बुक वैल्यू बोलना चाहिए, सॉरी। बुक वैल्यू 600 बच जाती है 4 साल डेप्रिशिएट होने के बाद। अब अगर उसकी जीरो सॉल्वेज वैल्यू है तो वहां फिर वो कैपिटल लॉस वाला पंगा बनना है। तो फिर आंसर तो बेटा इसका पहले पार्ट का आप ठीक ही कह रहे हो, कहाँ मिलना है, क्योंकि सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं। ते वैसे मेरा जो क्वेश्चन मेरे को जो इम्प्रेस किया था, मैं इतनी डिटेल कैलकुलेशन में नहीं गया था। मेरे को ये था कि इसका ये वाला जो पार्ट है ना वो अच्छा है। पहला पार्ट तो चलो बेकार सा लग रहा था, बट वो भी इंटरेस्टिंग बन गया जिस तरह की कैलकुलेशन है। इन्होंने ये पूछा था इम्पैक्ट ऑन द प्रोजेक्ट एनपीवी if the changes in variable is as under, and also compute which variable is having the maximum impact on एनपीवी। ये तुम समझ गए ये क्या कह रहा है, क्या करना है अब? ये जो सारा लिखा है, पहले सेकंड पार्ट को अच्छे से पढ़ो। जैसे यार आपने पहला पार्ट 100 करोड़ की सेल यूनिट मान के निकाला, अब वो कह रहा है अब ऐसे करो दोबारा सॉल्व करते हैं, और कितने यूनिट मानो? 85 करोड़। इससे दोबारा एनपीवी निकाल लो, ठीक है जी। फिर कह रहा है एक बार फिर करते हैं, सेलिंग प्राइस 40 के बजाय कितना कर देते हैं? 39। मतलब एट ए टाइम एक चीज चेंज करनी है, फिर अगले पार्ट में वेरिएबल कॉस्ट चेंज कर दो, फिर फिक्स कॉस्ट चेंज कर दो। तो भाई आप काफी पकने वाले हैं वैसे इसमें जो भी है। एक तो चलो हमारी वैसे नहीं उसके साथ मिल रही बात, अदरवाइज ਜਿਹੜੀ ये स्टोरी है काफ़ी पकाऊ होने वाली है। अब ये मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं कि भाई देखो जो उसने अब चीज़ें अलग कर रखी हैं वो तो कोई उसके लिए जिम्मेवार नहीं है। ठीक है जी। हमारे पास ये देखो, जब इन्होंने पहला पार्ट 85 करोड़ यूनिट से किया, तो ये कंट्रीब्यूशन वही रहा कि सिर्फ यूनिट चेंज होंगे, टोटल कंट्रीब्यूशन इतना आया। यहाँ तक तो हम भी गए होंगे, बोलो भी यहाँ तक तो हुआ ना। फिर ये फिक्स कॉस्ट भी आई होगी, डेप्रिसिएशन भी आई होगी, फिर ये भी आया होगा, टैक्स भी आया होगा। बस हमने ये बाद यार जी डेप्रिसिएशन है वो ऐड बैक की होगी।
डेफिनेटली करनी बनती थी सर, कैश फ्लो उसी कहते हैं। देन ਉਹਦੇ बाद जी एनपीवी वुड बी डिफरेंट, फिर वो वाला पंगा भी कि एंड में भी वैल्यू बचती है, ठीक है। चलो वो तो इंस्टीट्यूट अगर ज़्यादा पंगे ना करे, हम कह देंगे चलो जी इंस्टीट्यूट ने इग्नोर कर दिया जी कैपिटल लॉस को। बट ये वाला तो पंगा बहुत सीरियस है ना, कि जो डेप्रिसिएशन ऐड बैक ही नहीं की। उसके बाद अगले पार्ट में मानना था कि अब 39 रुपीज़ सेलिंग प्राइस हो गया, ये 40 की जगह 39, फिर ये सारा। अब ये बताओ कि चलो जो एडजस्टमेंट्स हैं वो मैं समझ गया, पर क्या आपने ये किया था सारा, थीम समझ गए थे मतलब करना क्या है? तो एनपीवी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रही होगी। तो इन्होंने आगे कैसे किया वो मैं बता दूं, ताकि अपने फिगर्स पे आप ये चेक कर सकें कि ऐसे हो पाया। इन्होंने ये ओरिजिनल एनपीवी दिखाई, फिर यहाँ चेंज ये फिर उन्होंने इसके साथ कंपेयर किया कि ओरिजिनल के बजाय देखो जी यहाँ से यहाँ कितना डिप करगी, यहाँ से यहाँ कितना डिप करगी, ये सब। फिर परसेंटेज भी निकाल के दी। ये परसेंटेज ऐसे निकली हुई है कि जैसे 637.98 कम हो गया ऑन ए बेस ऑफ दिस मच, तो कितने परसेंट एनपीवी नीचे चलेगी ऐसे। फिर एंड में इन्होंने लिखा कि जड़ा हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पहले वाले का है। जब यूनिट सोल्ड में चेंज आएगा तो द मैक्सिमम इम्पैक्ट होगा, क्योंकि वो चेंज था भी बहुत बड़ा। अब सेलिंग प्राइस आप 1 रुपया बढ़ा कम कर रहे हो, वेरिएबल कॉस्ट 2 रुपये बढ़ा रहे हो, यूनिट सीधा 15% खत्म कर रहे हो, 100 करोड़ से कितने पे आ रहे हो, 85 पे। देख रहे हो? तो हो सकता है कि जो आपकी कैलकुलेशंस हों, जो ज़्यादा प्रॉपर कैलकुलेशन कह सकते हैं, उनके अंदर भी इम्पैक्ट यूनिट्स का ही सबसे ज़्यादा आया हो, यूनिट्स का ही था। हम्म मैं ऐसा चेक कर दूंगा, ये बिल्कुल लेटेस्ट वाले से होगा ना, तो एक एक दो मेल्स तो पहले भी डली हुई हैं, तो अगर ये बिल्कुल लेटेस्ट वालों में से होगा यदि मेल डाल देंगे। पहले भी एक दो सेम क्वेश्चन थे जिनके अंदर डेप्रिसिएशन ऐड करनी भूल गए थे, बट वो नवंबर 13 की बात है, कोई नवंबर 17 की बात है। उसके ऊपर रिवर्ट जल्दी आ जाता होता है कि डेप्शन ऐड होनी रह गई है जी, साथ साथ कैपिटल लॉस की बात भी कर लेंगे। हाँ जी सर। किस तरह के चेंजेस? अच्छा नहीं नहीं यार, वो इंडिविजुअली बहुत था, इतनी मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है, बाकी हम पढ़ के देख लेते हैं। नहीं, इम्पैक्ट ऑन इफ द चेंज इन वेरिएबल इज एज अंडर, अच्छा आपने एक सारा ये नया ही कंप्यूट कर दिया, एक्स्ट्रा है, करना है कर सकते हो, वैसे नॉर्मली ज़रूरत नहीं है, एट ए टाइम एक ही बहुत है यार। हाँ जी बोलो, कोई और भी कुछ बोल रहा है? अच्छा, सारा कुछ इकट्ठे चेंज कर दिया था। यार वन एट ए टाइम करो, वन एट ए टाइम, वन एट ए टाइम प्लीज। इम्पैक्ट ऑन प्रोजेक्ट एनपी इफ द चेंज इन वेरिएबल इज ऑल्सो, ये देखना कैसे पता चलता है कि वन एट ए टाइम करना है। ध्यान से सुनियो, क्वेश्चन रीड करना एक स्किल है, जैसे ये में आ जाए ना आपको तो अटेम्प्ट नहीं लगती दोबारा। क्या कहता है, कंप्यूट द इम्पैक्ट ऑन प्रोजेक्ट एनपीवी इफ द चेंज इन वेरिएबल इज एज अंडर, इससे लगता है सारा कुछ इकट्ठे कर दो, सच में लगता है। फिर आगे ये भी सुन, ऑल्सो कंप्यूट विच वेरिएबल इज हैविंग द मैक्सिमम इम्पैक्ट, अगर इकट्ठे कर देगा तो ये कैसे बताएगा? बोलो भाई, कि किस वेरिएबल के चेंज होने के कारण सबसे ज्यादा असर एनपीवी पे हुआ। जब इकट्ठे ही करोगे वो तो क्यूमुलेटिव में नई एनपीवी आ जाएगी, ये थोड़ा ना पता चलेगा कि अब ये सेलिंग प्राइस हिलने के कारण कितनी इफेक्ट हुई, ये यूनिट हिलने के कारण कितनी इफेक्ट हुई। तो जब भी कोई नया क्वेश्चन करो ना बेटा, एक टिप्स भी हम रोज कोई ना कोई शेयर करते रहते हैं। अब आज जिस तरह एसएफएम के रिजल्ट में बच्चों ने चक्के हुए हैं, मतलब कि मेरा तो अभी दिल कहता है कि 90 भी क्रॉस होगा, 84 पे हम दो बंदों के साथ हैं, दोनों से मेरी बात हो रही, कहते सर पेपर इतना प्यारा था ना, सारे वही क्वेश्चन, कोई आपने आरटीपी में करा रखा था, कोई यहाँ करा रखा था, सारे यहाँ आते थे। मैं कहा बेटा फिर भी 16 नंबर रह गए। कहते सर वो तो फिर चलो थोड़ा बहुत हो ही जाता है, ठीक है। अगर यही चार क्वेश्चन नए पड़ जाए ना जिनकी वेटेज हो 40 और 60 रह जाए असाइनमेंट वाले, स्कोर सीधे ही 70 की लाइन में ड्रॉप होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब भी कुछ नया पड़ेगा। अब टेक्निक आपको सारी पता है कि इसमें कैलकुलेशन कैसे होनी है, पर नया में ना वो लाइन का कई बार मतलब ऑन दी स्पॉट ठीक नहीं लिया जाता। तो जब भी नया अटेम्प्ट करना, आप ध्यान से सुनना कैसे करना, बिल्कुल कूल हो जाओ, कोई अपने माइंड में पहले ना बिठाओ कि इसमें ये ऐसे होगा। लाइंस जो भी नई वाली हो रिक्वायरमेंट में, कम से कम 2 या 3 बार पढ़ो, पेपर में कह रहा हूँ, टाइम कुछ नहीं होता यार। अगर 15 मिनट आगे लगा के जीरो करवाने हैं, उससे अच्छा 3 मिनट मैंने स्टेटमेंट रीड करने में लगा दिया, अब नंबर तो लूंगा ना कोई, ठीक है। फिर पता चल जाएगा कितनी जरूरत है कितनी नहीं है। इम्पैक्ट कल्ले कल्ले का बताना है, इसलिए कल्ला कल्ला कंप्यूट करना बहुत जरूरी है। हाँ जी, आपको लगे कि सर पहले उसने ये भी कहा था कि सारे वेरिएबल चेंज हो गए, तो एक इकट्ठे वाला कॉलम अलग हो जाएगा।
इसके बाद जी अगले क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, ये बेकार क्वेश्चन है, पर ऐसे वाले पेपर में आते हैं। ये बहुत बार होता है कि मशीन खरीद ली, वर्कर निकाल दिए। तो पहले तो भाई आप मेरे को कैश फ्लो चेक करा दो सीधे ही, ये दे आए हुए इतने। इसको इसको तो इंस्टीट्यूट ने भी ठीक इसको तो इंस्टीट्यूट ने भी ठीक ही करना है। पे बैक पीरियड आया है जी। आंसर देखते जाएं बस। मेरा कोई ज़्यादा ध्यान नहीं है अब इस पे। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न में भाई देखो, इसमें दो दो अप्रोच होती हैं, अब पता नहीं केड़ी लगाई है इन्होंने। देखो इन्होंने कहा है जी हमने एवरेज इन्वेस्टमेंट से किया, मैं कहता हूँ दोनों किया करो। इन्होंने नीचे नोट दे दिया कि आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट से भी कर सकते हो, आपने तो दोनों से किया होगा। ARR, ARR में ये भी बताया जाता है जितना आंसर इनिशियल इन्वेस्टमेंट में आएगा एवरेज में उससे डबल आंसर आ जाएगा। तुम्हारा कोई आंसर आया हुआ है, मेरे को शक हो रहा है, जल्दी बोलो। तो फिर ये फिर एवरेज में डबल आंसर आता है, इनिशियल में इससे हाफ हो जाएगा। 17.15 डिवाइड बाई 2 कर ले। 8.575। हेलो। ओ भाई ये नहीं। जल्दी बताओ यार, मेरे को शक सा हो जा रहा है, ये किसी के पास ये आंसर नहीं है। यहाँ कहीं कैश फ्लो तो नहीं लिख लिया, यहाँ पैट आने हैं। ये टैलेंट भी हो जाते हैं कई बार। ARR में पैट आता है, पैट। आयुष, कैश फ्लो लिख दिया, वाह जी वाह। आयुष बोल भाई, पैट लिखा है क्या लिखा है? यार शर्म करो यार, नलायक हैं, एक जैसी मिस्टेक ही करनी शुरू कर देते हैं। कुणाल जी आपने क्या लिख दिया? यार मैं अब बोलना नहीं चाहता कुछ यार। और केड़ा बचा देखूं, उसको भी बुलाऊं। विशाली क्या लिखा, कैश फ्लो लिख दिया या प्रॉफिट लिखा? प्रॉफिट लिखा, शुक्र है शुक्र है। गर्वित तूने? हम्म। अबे तूने? हाँ फिर वो उससे हाफ आंसर आ गया होगा। 8.575, वो तो वो कह रहा है यार कि आप ऐसे कर सकते हो। ये नलायक जड़े यहाँ सी फैट लिख के बैठे हो, उन्हें शर्म आनी चाहिए थोड़ी। लिखें अपने जरा वहां पे पॉइंट पे कि गलत किया है। पीआई इंडेक्स जड़े जड़े हैं, अब इस पे ना नाराज करना। पीआई इंडेक्स फटाफट बोल देना कि सर आगे थे। सर ये 1.03 दिया हुआ है और एक 0.998 दिया हुआ, आने चाहिए। शुक्र है। चलो एक बात तो है बेटा, चलो ये तो अपनी आदत है, हंसी मजाक चलता रहता है, गुस्से भी मैं बीच बीच में हो जाता हूँ, वो तो चलो आपने 6 महीने वैसे भी बर्दाश्त किया। पर जब गलतियां हो रही है ना, इट इज टाइम टू रिकॉग्नाइज कि हो रही हैं। लाइटली ना लिया जाए उन्हें। अगली बार अलर्ट रहा जाए कि मैं अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न सी फैट से निकालने शुरू कर देता हूँ, जबकि सर जब चैप्टर कराते हैं कटो कट महीना चैप्टर चलता है, तो इसको ऐन छुपा छुपा के रखते हैं कि इसे बाद में कराना है। कि दिस इज द ओनली टेक्निक जो सी फैट नहीं यूज करती। क्या यूज करती है? प्रॉफिट। अब पक्का कर लो, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न किस पे बेस्ड है? प्रॉफिट पे। पक्का। सी फैट का वहां कोई नाम नहीं लिया जाएगा प्लीज। नहीं तो एक तो टेक्निक है अगलों की प्रॉफिट पे, उसमें भी तुम सी फैट ले लोगे, नंबर थोड़ा ना देंगे फिर किसी बात के। अगला यार, इस तरह के क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में बथेरे हैं। टाइम पास सा होता है थोड़ा, बट ये है कि अगर किसी ने पहले ना कर रखे उनसे ये भी नहीं होते होते। 50 लाख की इन्वेस्टमेंट है, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स दे रखे हैं अगले 3 साल के, ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3। पहले तो ऐसे मल्टीप्लाई करके एक्सपेक्टेड सी फैट आ जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद 6% के रेट पे आपकी एनपीवी तो आ जाएगी। स्टैंडर्ड डिविजन में थोड़ा यार टाइम लग जाएगा, कैलकुलेशन बड़ी लंबी चली जाती है। फर्स्ट वी विल चेक की एक्सपेक्टेड सी फैट फर्स्ट ईयर, बोलिए जी। 24.4, 28.5, 26.6। फिर उसके बेस पे जी एनपीवी 20.718। ये तो एन परफेक्ट है। बिल्कुल। सर अब चलो सर, वो मोह माया होगा, वो आपको इसमें खुद ही दिख रहा होगा कि कितना का है, ठीक है ना। त्याग कर सकते हैं। फिर जी इसमें फिर पंगा शुरू हो जाएगा कि कल्ले कल्ले ईयर की स्टैंडर्ड एडिशन निकालो, फिर वो पहले प्रेजेंट वैल्यू निकाल के फिर वो उसको स्केयर करके ऐड करने वाला फॉर्मूला। अब कल्ले कल्ले ईयर की स्टैंडर्ड एडिशन निकालनी भी आपको आती हो, मैं यहाँ से समझा दूँ। जैसे ये है 15 - 24.4, ये मीन है, स्केयर इनटू प्रोबेबिलिटी। ऐसे प्रॉपर टेबल बने हुए हैं आंसर में, ये देखिए। स्केयर होके वैल्यू क्या आती है वो भी बताया, फिर प्रोबेबिलिटी, फिर अंडर रूट करना है। आई इतनी एचडी फर्स्ट ईयर की? जवाब हाँ जी ठीक है, बोल रहे हैं। ईयर 2 9.76, ईयर 3 9.70। हाँ अब मैं थोड़ा सा वो पढ़ लूँ, एंड में कई बार वो गंद पा देते हैं जम्पशन में कि क्या कहा हुआ है। यार ये तो कह रहा है पॉसिबल डेविएशन निकाल दो, इंडिपेंडेंट ही है वो। चलो इंडिपेंडेंट ही है, पहले पीवी निकाल लो फिर स्केयर कर दो, याद है।
कि बुक वाले तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके फॉर्मूला लिख देते हैं। ਇਹਦਾ तरीका यही होता है कि स्टैंडर्ड डिवीजन का पहले तो आप लगा लो पी फैक्टर, फिर जो आए उसको इकट्ठे ही चक के स्क्वायर कर दो, याद है। फिर अगले साल की स्टैंडर्ड डिवीजन रखो, उसके ऊपर सेकंड ईयर का फैक्टर लगा दो, फिर जो आए स्क्वायर कर दो, रूट में ही है सारे। फाइनल आंसर ही आएगा 13.75। जो कैलकुलेशन आपने ठीक कर दी, आया, शुक्र है, ये तो तुम्हें आता है था मतलब। ठीक है भाई, थोड़ा एक तो वो क्वेश्चन भाई वेस्ट वाला, क्योंकि वो वेस्ट रिसाइकलिंग वाला क्वेश्चन बेटा डेड शो हो रहा है कि लगना है। सीए फाइनल में से क्वेश्चन उठा के पहले आरटीपी में डाला, फिर मॉड्यूल में डाला। अब आपने इस वक्त या तो उसको रिवाइज ही नहीं कर रखा है, या आपको लगा होगा कि ये कहाँ डालेंगे सर इतना लेंथी क्वेश्चन। उसको मैं कहूँगा भाई, अगर आप आज ही टाइम निकाल लें बढ़िया, नहीं तो कल कोई टाइम निकाल के, ਜਿਹੜਾ लेक्चर है यूट्यूब पे भी पड़ा है, उस क्वेश्चन को डेडिकेटेड लेक्चर दिया गया है, आपके पास वैसे भी पड़ा है, ठीक है जी, वो देख लो। बाकी कल भी टेस्ट आपका शायद धमाकेदार ही है, कल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है। हाँ हाँ, चलो ठीक है, फिर तो आज तो तुम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ही देखोगे। ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे, क्लोज करते हैं। डन है जी। ठीक है भाई, ओके जी, ओके जी, ओके।